प्लेटो के आदर्श राज्य के मौलिक सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द आइडियल स्टेट। तो उसके आइडियल स्टेट में न्याय, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, विशेष कार्य का सिद्धांत, शिक्षा, नागरिकों के वर्ग, तमाम बातें प्लेटो ने किया। तो सबसे पहले न्याय, न्याय आदर्श राज्य का प्राण है, जिसका कार्य उत्पादक, सैनिक और शासक वर्गों में संतुलन रखकर उन्हें एकता के सूत्र में बांधे रखना है, ताकि राज्य के सभी अंग अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। व्यक्ति की सभी विशेषताएं राज्य में पाई जाती हैं। विशेष कार्य का सिद्धांत, राज्य या समाज में श्रम विभाजन होना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने विशेष कार्य को पूर्ण दक्षता और योग्यता से पूरा करे और राज्य की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। शिक्षा, न्याय का ज्ञान ही शिक्षा है। श्रेष्ठ नागरिकों, स्वस्थ सैनिकों व दार्शनिक शासकों के निर्माण के लिए उन्हें उचित शिक्षा दी जाए। प्लेटो राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा की विस्तृत योजना प्रस्तुत करता है। अगला, नागरिकों के 3 वर्ग। प्लेटो आत्मा के 3 तत्वों वासना, उत्साह और विवेक के आधार पर राज्य के नागरिकों को उत्पादक, सैनिक और संरक्षक नामक 3 वर्गों में बांटता है। दार्शनिक राजा का शासन, आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा का शासन होगा। जब तक राजा दार्शनिक नहीं होंगे तब तक राज्यों में शांति और सुशासन स्थापित नहीं हो सकता। फिर साम्यवाद। प्लेटो ने व्यवस्था की कि सैनिक और शासक वर्ग वैयक्तिक संपत्ति न रखें। ये कंचन और कामनी के मोह से मुक्त होकर अपना कर्तव्य पालन करें। यह साम्यवाद उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता। और अब जो है, नर नारियों का समान अधिकार। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में नारियों को घर की 4 दीवारियों से बाहर निकालकर शिक्षा, शासन आदि सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार देने की व्यवस्था करता है। और आगे, राज्य का लक्ष्य विशुद्ध आध्यात्मिक और नैतिक। प्लेटो दृश्यमान जगत को अवास्तविक और उसके विचारों को वास्तविक मानता है। राज्य उत्तम जीवन बिताने के लिए है। राज्य का हित प्रधान एवं सर्वोपरि है, व्यक्ति उसका अंग मात्र है। आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा की आलोचना। क्रिटिसिज्म ऑफ द आइडियल स्टेट एंड फिलोसोफर किंग।
प्लेटो के आदर्श राज और दार्शनिक राजा की धारणा की कटु आलोचना की गई है, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित है। आदर्श राज की धारणा अतिशय कल्पना प्रधान और अव्यावहारिक है। प्लेटो ने बाद में स्वयं अनुभव किया था कि आदर्श राज्य पृथ्वी पर संभव नहीं है। नंबर 2, मानवीय आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर राज्य के नागरिकों का वर्ग विभाजन करना वास्तविकता की अवहेलना करना है। व्यक्ति और राज्य में इस तरह की अभेदता स्थापित करके उसने नैतिकता और राजनीति का विचित्र सम्मिश्रण कर दिया है। नंबर 3, जिन 3 तत्वों के आधार पर व्यक्ति और राज्य की तुलना की गई है, उसको समझना सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन है। नंबर 4, आदर्श राज्य का वर्ग विभाजन न तो स्वाभाविक है और न वैज्ञानिक ही। यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य में केवल 3 प्रवृत्तियां हों, वह एक साथ ही वासना प्रधान, साहस प्रधान और बुद्धि प्रधान भी हो सकता है। वह एक अच्छा विजेता भी हो सकता है और साथ ही उतना अच्छा शासक भी। यह भी जरूरी नहीं कि एक ही प्रवृत्ति का आधिक्य मनुष्य में जीवन भर बना रहे। इस तरह प्लेटो का वर्ग विभाजन अस्वाभाविक, अव्यावहारिक और अवैज्ञानिक है। आदर्श राज्य में व्यक्ति की अवहेलना की गई है। हीगल के अनुसार प्लेटो के राजा में व्यक्ति की स्वाधीनता को कोई स्थान नहीं। नंबर 6, आदर्श राज्य में उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की गई है, उसे दासों के समान बना दिया है। इसे न्यायपूर्ण योजना नहीं कहा जा सकता। नंबर 7, न्याय सिद्धांत दोषपूर्ण और एकांगी है। उसमें कर्तव्यों को गिनाया गया है और अधिकारों की उपेक्षा की गई है। उसमें अंतर विरोध है। एक ओर कहा गया है कि न्याय के अनुसार सभी वर्ग अपना अपना कार्य करेंगे और कोई किसी अन्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरी ओर यह माना है कि शासक वर्ग शांति और व्यवस्था के लिए उत्पादक वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। नंबर 8, साम्यवादी व्यवस्था मानव समाज के मूल तत्वों और मानव स्वभाव के विपरीत है। वह समाज के लिए अहितकर है। यदि संपत्ति और परिवार मनुष्य को पथभ्रष्ट करते हैं तो क्या वे उत्पादक वर्ग को विचलित नहीं करेंगे? इस प्रकार अभिभावक वर्ग के लिए पत्नियों के साम्यवाद की व्यवस्था करके वह स्त्रियों को कोमल भावनाओं और परिवार के पवित्र संबंधों का निरादर करता है। नंबर 9, शिक्षा को राजकीय नियंत्रण में रखने से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। आदर्श राज्य के निर्माण के लिए प्लेटो यह नहीं बताता कि राज्य के अधिकारियों की नियुक्ति, अपराधियों की दंड विधि तथा न्यायालयों की स्थापना आदि की व्यवस्था किस प्रकार से की जाएगी। प्लेटो का आदर्श राज्य सावयवी होते हुए भी प्रगतिशील नहीं है।
प्लेटो अपने राज्य में कानून की आवश्यकता नहीं मानता। व्यवहार के उचित नियमों का निर्धारण किए बिना किसी भी राज्य में न तो व्यवस्था रह सकती है और न शांति ही। इस दोष का अनुभव प्लेटो ने स्वयं किया। इसलिए आदर्श राज्य में कानून को ही आधार बनाकर नए राज्य की रचना की गई। प्लेटो ने विवेक को इतना महत्व दिया है कि वह विवेक को ही दार्शनिक शासक मान बैठा है। उसने इस संभावना पर विचार नहीं किया कि उसके दार्शनिक शासक का भी पतन हो सकता है अथवा सत्ता उसे भ्रष्ट कर सकती है। प्लेटो के दार्शनिक शासक को अमर्यादित अधिकार देकर निरंकुश शासन का समर्थन किया है। उसने नागरिकों के विचार एवं भाषण की स्वतंत्रता छीनकर उनकी स्वतंत्रता की उपेक्षा की है। अत्यधिक चिंतन और दर्शन के अध्ययन से शासक प्रायः झक्की और सनकी हो जाते हैं। वे व्यवहार शून्य होकर शासन के अयोग्य बन जाते हैं। अतः यह भय निराधार नहीं है कि प्लेटो का दार्शनिक शासक सनकी बन जाएगा। दार्शनिक राजा स्वयं को सर्वगुण संपन्न मानकर जनता से परामर्श नहीं लेता। इसमें जनता की मनोवृत्ति और आकांक्षाओं को समझने की प्रवृत्ति नहीं होती। अपने विचारों और सुधारों के उत्साह में क्रांतिकारी परिवर्तनों को प्रस्तावित करके यह समाज में विक्षोभ और अशांति उत्पन्न कर देगा। जोवेट के शब्दों में दार्शनिक राजा दूरदर्शी होता है या अतीत की ओर देखता है, वर्तमान से उसका कोई संबंध नहीं होता। प्लेटो स्वयं प्रयत्न करके भी सिराक्यूज के डायोनीसियस को दार्शनिक राजा नहीं बना सका। अतः व्यवहार में दार्शनिक राजा के सिद्धांत को साकार करना कठिन है। फोस्टर का कथन है कि प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक विचार में दार्शनिक राजा की अवधारणा मौलिक है। आज यहीं पर लेक्चर को समाप्त करता हूँ। यह लेक्चर टीजीटी, पीजीटी, आईएएस, पीसीएस, नेट जेआरएफ तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।